तो अपन पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल किया जाता है और CO2 रिच एयर को एक्सहेल किया जाता है। ये जो रेस्पिरेशन होता है पूरे 5 स्टेप का प्रोसेस रहता है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि इसका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो कहाँ से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के और लंग्स एल्वुलाई तक होता है। और ये जो पाथवे की बात करते हैं, सबसे पहले जो एयर है वो कहाँ पे आएगी, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में आती है, फिर नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर के बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद में नेजोफेरिंक्स के बाद में ओरोफेरिंक्स के बाद में फिर लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद में फिर ट्रेकिया के बाद में ये जो ट्रेकिया होती है वो अपनी T5 पर मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा 5 पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और अपने रेस्पेक्टिव साइड के लंग्स में एंट्री ले लेती है और उनको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो फर्दर और डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है वो फर्दर और डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है, टर्सरी ब्रोंकाई। और जो टर्सरी ब्रोंकाई होती है वो क्या बना लेती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल, उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो एल्वुलर डक्ट बनाता है, एल्वुलर सैक, और अल्टीमेटली किसमें डिवाइड हो जाता है, एल्वुलाई। दोनों लंग्स को मिला करके कितनी एल्वुलाई होती है, 300 मिलियन। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि जो पूरा पाथवे होता है इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है कौन सा, एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन में क्या क्या 3 चीजें का मैंने काम बताया था आपको। एक तो कंडक्शन करवाने का, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको बॉडी में इनहेल करने का, तो ये तो क्या हो गया है, कंडक्शन हो गया। दूसरा काम क्या था कि जो भी एयर आती है उसको डस्ट पार्टिकल से या फिर फॉरेन पार्टिकल से फ्री करना, मतलब क्लीन करना। एंड अगला फंक्शन क्या होता है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि अगर जो एयर है वो ज्यादा ही हॉट है या फिर ज्यादा ही कोल्ड है तो उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करना, सुटेबल करना या फिर रेगुलेट करवाना। तो क्या क्या काम हो जाते हैं, कंडक्शन, क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग। और ये जो रेस्पिरेटरी या फिर जो एक्सचेंज जोन होता है इस पर क्या किया जाएगा, गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। फिर अपने देखा था कि जो ट्रेकिया से लेकर के और इनिशियल ब्रोंकोस तक क्या पाए जाते हैं, सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। अच्छा, ये कंप्लीट होती है कि इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट। कौन सी वाली साइड से इनकम्प्लीट होती है, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है और वेंट्रली कंप्लीट होती है। कहां से कहां तक मिलता है, ये ट्रेकिया से लेकर के और इनिशियल ब्रोंकोस तक मिलता है। ठीक है, ये देखो फंक्शन लिखे हुए हैं, कंडक्शन, क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग होती है। और प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकोस तक का जो रीजन होता है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस ट्री को क्या बोला जाता है, ब्रोंकियल ट्री बोला जाता है। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल ट्री। और आगे जो फर्दर होता है उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है। फिर देखिए जो लंग्स होते हैं अपने कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। एक होता है राइट वाला और एक होता है लेफ्ट वाला। जो राइट वाला जो लंग्स होता है उसमें कितने लोब पाए जाते हैं, 3 लोब्स पाए जाते हैं। कितने हैं, 1 2 3। और जो लेफ्ट वाला होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ज्यादा वेट किसका होता है, राइट वाले का होता है, कम किसका होता है, लेफ्ट वाले का होता है। जो लेफ्ट वाला जो लोब जो लंग्स होता है उसके में एक डिप्रेशन पाया जाता है, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक नोच। और इस कार्डियक नोच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। इसलिए जो हार्ट की लोकेशन होती है वो क्या होती है, टिल्टेड टू लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ये जो नीचे पाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, डायाफ्राम बोला जाता है। क्या बोलेंगे, डायाफ्राम। और ये जो लेटरल साइड में होती है, ये आपको जो कटिंग दिखाई दे रही है किसकी है, रिब्स के कट एंड है। ठीक है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, अंदर से खाली या भरे हुए, भरे हुए। किससे भरे हुए रहते हैं, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से और एल्वुलाई से, अंदर ही रहती है ना वो। तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड। स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब क्या होता है कि दबाएंगे तो दब जाएंगे और इसको प्रेशर को रिलीज करेंगे तो अपनी वापस से नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। और कैसे होते हैं, नॉन मस्कुलर होते हैं। इसका मतलब सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। अपने आप से, अगर जैसे मैंने लंग्स को अपने आप से अगर छोड़ दिया तो क्या उसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो मेरे को खुद को करना पड़ेगा ना। और क्या मैं इसमें खुद से करवा सकता हूँ कि डायरेक्टली अपन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लंग्स में करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, बिकॉज मसल ही नहीं है ना, नॉन मस्कुलर होते हैं। तो देखो, अच्छा, जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, थोरेसिक चैम्बर में पाए जाते हैं।
एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको क्या बोल दिया है, थोरेसिक चैम्बर। और इस थोरेसिक चैम्बर की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी का जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है वो सच दैट होता है कि अगर हम कोई भी जो चेंज करते हैं थोरेसिक कैविटी में करते हैं या फिर थोरेसिक चैम्बर में करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लंग्स में हो जाएगा। देखो हमें जब ब्रीथ करना है, जब हमें सांस लेनी है तो हम तो क्या चाहेंगे कि लंग्स के वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए ना। अपना जो है टारगेट वो क्या है कि हमें लंग्स के वॉल्यूम में चेंज करना है, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि लंग्स के वॉल्यूम में हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सांस लेने के उसमें चेंज होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम क्या करेंगे कि जिस स्ट्रक्चर में या फिर जिस केज में ये लंग्स प्रेजेंट है ना, हम उसका ही क्या कर देंगे, वॉल्यूम चेंज कर देंगे। तो उसमें अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो अल्टीमेटली किस में भी चेंज हो जाएगा, लंग्स में भी चेंज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। देखो फिर अपन ने देखा था कि पूरा जो केज लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाती है ना, इस केज को क्या बोला जाता है, रिब केज बोला जाता है। रिब केज का जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन बनाता है, क्लेविकल बोन बनाती है ये वाली, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पूरा अपना क्या है, रिब केज होता है। इसका पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाएगा, डायफ्राम बनाता है। कौन बनाता है, डायफ्राम। ये क्या है, लेटरल साइड है, लेटरल साइड कौन बनाता है, रिब्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, रिब्स। ये एंटीरियर है, ये वेंट्रल पार्ट है, वेंट्रल कौन बनाएगा, स्टर्नम और डोर्सल वर्टिबल कॉलम। इतनी बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है ना कि अपना जो अपन ने लंग्स बनाया है, अब देखो ये तो क्या है, रिब्स। और आपको पता है रिब्स तो क्या होती है, बोन्स होती है। बोन्स तो कैसी होती है, हार्ड होती है ना। अगर बाई चांस ये जो लंग्स है इनसे टकरा गए फिर डैमेज हो सकते हैं ना, अरे होंगे नहीं होंगे। तो इसको डैमेज अपन चाहेंगे कि डैमेज हो नहीं हो, तो इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए ना। तो देखो वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर डबल लेयर की एक प्लूरा पाई जाती है। देखो लंग्स को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोन बोला जाता है ना। इसकी देखो एक जो लेयर बनती है एक तो बाहर की साइड में बन जाती है, ठीक है, और एक जो कवरिंग होती है वो अंदर की साइड में होती है। ये जो अंदर वाली जो कवरिंग होती है इसको बोला जाता है क्या, विसरल प्लूरा। अंदर वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे, विसरल। और जो बाहर वाली होती है इसको क्या बोलेंगे, पैराइटल। तो विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। अब देखो इन दोनों के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, स्पेस है, इसको कैविटी को क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। यहाँ पे जो कैविटी है ना, इस कैविटी का नाम क्या हो जाएगा, प्लूरल कैविटी। अब बताओ ये जो कैविटी है इसमें कुछ ना कुछ क्या रखा हुआ रहेगा, फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड का जो है ना वो काम क्या होता है, एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये किसको रिड्यूस करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। और दूसरा काम क्या होता है इसका, शॉक एब्जॉर्बर। क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर। देखो जो अपन ने बताया था कि ये क्या है, कट एंड ऑफ रिब्स है, और रिब्स क्या होती है, बोन्स होती है। बोन्स कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है। तो अगर बाई चांस जब अपन ने इसके वॉल्यूम में चेंज कर रहे थे, कम ज्यादा कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कर रहे थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिब्स से टकरा जाए। और अगर रिब्स से टकरा जाएंगे तो जो लंग्स है वो तो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्या डैमेज होना सही बात है, क्या नहीं है। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या बना दी है, दो लेयर बना दी है। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली होती है उसको क्या बोला जाता है, पैराइटल प्लूरा। अब देखो दोनों के बीच में क्या है, स्पेस भी तो बन गया है ना। इस स्पेस या फिर कैविटी को क्या बोल दिया अपन ने, प्लूरल कैविटी बोल दिया है। अभी जो कैविटी होती है इसमें क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या है, अब इस प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, एक तो जो फ्रिक्शन होता है ना उसको क्या करेगा, कम करेगा, रिड्यूस कर देगा। और दूसरा क्या होता है, जो शॉक जो झटके लगते हैं उनको क्या कर देगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि लंग्स को कोई भी डैमेज ना हो पाए। इतनी बात क्लियर है। लंग्स कितने होते हैं, वन पेयर होते हैं, एक राइट वाला होता है और एक लेफ्ट वाला होता है। इसमें डबल लेयर्ड प्लूरा बोला जाता है। कितनी लेयर होती है प्लूरा की,
दो लेयर होती हैं, एक अंदर वाली को क्या बोल दिया, विसरल पुरा, और एक होती है बाहर वाली को क्या बोल दिया, पैराइटल। दोनों के बीच का स्पेस को क्या बोल दिया, प्लूरल कैविटी। इस कैविटी में क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उस फ्लूइड का नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड। और इसके दो काम कौन कौन से होते हैं, एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और दूसरा शॉक अब्सॉर्ब करना। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अपन ने बोला था कि यहाँ पे क्या बन गया है, रिब केज बन गया है। रिब केज हमने क्यों बनाया, या फिर रिब केज में अपने क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, लंग्स के वॉल्यूम में चेंज करना है, लेकिन अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें ही डायरेक्टली चेंज करवाना पड़ेगा। किसमें, रिब केज में या फिर थोरेसिक चैम्बर में। तो देखो थोरेसिक चैम्बर में जो भी चेंजेस होंगे वो किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लंग्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लंग्स हो गया है। अब लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, एल्वेलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्वेलाई पाई जाती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एल्वेलाई के बारे में। ये है एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई जो होती है वो कितनी होती है, 300 मिलियंस। सिंगल में कि दोनों में, दोनों में, इन दी बोथ लंग्स। अच्छा आपने बोला था कि जो एल्वेलाई होती है इनको बोला जाता है प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। मतलब अब किसी भी चीज को अपन को डिफ्यूज करना है या फिर एक्सचेंज करवाना है, तो इसकी जो वॉल है वो थिन होनी चाहिए कि थिक होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए ना, तभी तो अच्छे से क्या हो पाएगा, डिफ्यूजन हो पाएगा। तो ये क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है। अच्छा, इनका जो शेप होता है वो रेगुलर होता है कि इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर होता है। और ब्लड वेसल्स की सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो कैसी होती है, वेस्कुलराइज होती है। ठीक है। अब देखो एक डायग्राम बनाते हैं अपन एल्वेलाई का। इस टाइप की एल्वेलाई होती है। अब अपन बोल रहे हैं कि जो एक्सचेंज होना चाहिए उसके लिए क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए कि थिक होनी चाहिए। और ऐसा एपिथेलियम जो कि डिफ्यूजन में या फिर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है वो कौन सा वाला होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो सेल्स मिलती है वो कैसी होती है, स्केल लाइक होती है। और यहाँ पे जो एपिथेलियम मिलता है वो कौन सा बनता है, SSE, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्योंकि ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है यही क्या करवाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो सकता है। तो देखो ये जो एल्वेलाई होती है ना, इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती है। कुछ तो कैसी होती है, ये स्क्वेमस होती है या फिर फ्लैट सेल्स होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं, क्यूब लाइक होती है। कुछ तो कैसी होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं, क्यूब लाइक होती है। ये जो फ्लैट सेल्स होती है इनको बोला जाता है न्यूमोसाइट फर्स्ट। क्या बोलेंगे, न्यूमोसाइट फर्स्ट। और ये जो क्यूब लाइक होती है इनको बोला जाता है न्यूमोसाइट सेकंड। क्या बोलेंगे, न्यूमोसाइट सेकंड। अब एक बात बताओ, जो गैस का जो एक्सचेंज होगा या फिर जो डिफ्यूजन होगा वो इधर वाली से होगा कि इधर वाली से होगा, फर्स्ट से होगा कि सेकंड से होगा, फर्स्ट से होगा ना, क्योंकि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ये बनी हुई है, थिन ये होती है, वो तो कैसी होती है, क्यूब लाइक होती हैं। तो देखो गैसियस एक्सचेंज में मेनली हेल्प किसकी कौन करता है, तो जो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है उसका तो मेन काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज करवाने का। अब न्यूमोसाइट सेकंड का काम क्या होता है, देखिए ये एक फॉस्फोलिपिड जिसको बोला जाता है लेसिथिन, वो रिलीज करेगी। और ये जो लेसिथिन होता है ना वो एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, ये जो एल्वेलाई है इनको ऐसे मतलब श्रिंक होने से या फिर पिचकने से रोकता है, इनको हमेशा ओपन बना करके रखता है। बिकॉज होगा क्या, एयर तो आ रही है, अगर ये बताओ यही कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें, अगर ये पिचक जाएगी तो बताओ डिफ्यूजन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो इनको हमेशा ओपन बना करके रखे। तो ओपन बना के रखने का काम किसका होता है, लेसिथिन का होता है। और ये हेल्प कौन सी वाली सेल करती है उसमें, न्यूमोसाइट सेकंड।
भाई न्यूमोसाइड सेकंड वो क्या रिलीज करेगी, एक फॉस्फोलिपिड सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है, लेसिथिन। और ये काम कैसा करता है, एक तरह सर्फेक्टेंट का काम करता है ये। और ये जो सर्फेक्टेंट है इसका काम क्या होता है, कीप एल्वेलाई ऑलवेज ओपन। क्योंकि अगर क्या होगा, एयर आ रही है और एल्वेलाई ओपन नहीं है तो बताओ डिफ्यूजन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने अभी बोला क्या है कि जो एल्वेलाई होती है वो तो क्या होती है, मेन साइट या फिर प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और ये जो एल्वेलाई होती है ना, इसी को बोला जाता है क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। भाई लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन होती है, एल्वेलाई होती है। कितनी होती है, 300 होती है। देखो इधर, अगर तुम भूल गए हो तो ये आ रहा था पूरा, ये क्या बना दी थी अपन ने, एल्वेलाई बना दी थी ना। जो अल्टीमेटली जो डिफ्यूजन होने वाला था, सबसे पहले एयर आती है, एयर को अपन ने ऑक्सीजन रिच एयर को क्या किया, इनहेल किया। ऑक्सीजन जो रिच एयर है वो कहाँ पे पहुंच गई है, अब एल्वेलाई के पास में पहुंच गई है ना। अब इसको एल्वेलाई से कहाँ पे पहुंचाना है, ब्लड में। मतलब ब्लड और एल्वेलाई के बीच में क्या होना चाहिए, डिफ्यूजन या फिर गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो कैसे हो पाएगा, अगर मैंने इसकी वॉल को क्या कर दिया, ज्यादा थिक ही कर दिया, तो बताओ एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एस को कैसा रहना पड़ेगा, थिन रहना पड़ेगा। तो चलिए कैसी होती है, जो एल्वेलाई होती है वो थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है ना। और इनका नंबर भी कितना होता है, 300 मिलियन होता है। इससे कि क्या सरफेस एरिया भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही जगह क्या मिल जाएगी, गैसियस एक्सचेंज के लिए मिल जाती है। अब अपन को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हमें गैसियस एक्सचेंज करवाना है तो वहां पे एपिथेलियम कौन सा मिलना चाहिए। तो गैसियस एक्सचेंज करवाने वाला या फिर डिफ्यूजन की बाउंड्री बनाने वाला जो एपिथेलियम होता है वो कौन सा होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। ऐसे अपन आगे भी पढ़ेंगे। एक होता है बोमन्स कैप्सूल में भी पाया जाता है। तो बोमन्स कैप्सूल में क्या करवाना पड़ता है अपन को, फिल्ट्रेशन। तो बताओ, जैसे अपन यहाँ पे सोच रहे थे कि हमारा जो डिफ्यूजन है या फिर जो गैसियस एक्सचेंज है वो ज्यादा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो उसके लिए हमें थिक होना चाहिए, जो वॉल है वो थिक होनी चाहिए कि थिन होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। वैसे अगर वहां पे देखेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से हो। तो जो फिल्ट्रेशन है वो थिक वाले वॉल से अच्छे से हो पाता है कि थिन वाली से, थिन वाली से। तो डिफ्यूजन बाउंड्री हो चाहे फिल्ट्रेशन बाउंड्री हो, वो कौन बनाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल्स, और एपिथेलियम मतलब एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है। और ये जो एल्वेलाई होती है अपनी, उसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, एक न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है और एक न्यूमोसाइट सेकंड होती है। जो न्यूमोसाइट फर्स्ट है, देखो कोई भी जो एयर आएगी वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। तो इससे तो क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। और फिर अपन चाहते क्या है कि जो एयर आ रही है पूरी की पूरी, उसका क्या हो पाए, एक्सचेंज। वैसे तो हो नहीं पाता, लेकिन अपन चाहते तो ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो पाए या डिफ्यूजन हो पाए। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो एल्वेलाई है ये कैसी रहनी चाहिए, ओपन रहनी चाहिए। इनको ओपन रखने का काम किसका होता है, सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट कौन सा होता है, लेसिथिन। कहां से रिलीज होता है, न्यूमोसाइट सेकंड से। लंग्स को क्या बोला जाता है, पल्मोन बोला जाता है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, ये जो एल्वेलाई होती है ना ये फ्लूइड से भर जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, निमोनिया। तो देखो नाम उससे रिलेटेड आ रहा ना। ऐसी सेल्स जो लंग्स एल्वेलाई में पाई जाती है उनको निमोसाइट बोलेंगे। साइट मतलब सेल्स। और ऐसी बीमारी जो लंग्स एल्वेलाई में फ्लूइड भरने की वजह से हो जाती है उसको बोला जाता है निमोनिया। क्लियर है इतना। तो ये पूरा आपने क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ लिया है और अपने लंग्स भी पढ़ लिए हैं। तो मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने दो चीजें देखी थी, एक तो क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो ब्रीथिंग में दो ही प्रोसेस होते हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेल को क्या बोला जाता है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, ये होता है ना। अब एक चीज बताइए मेरे को कि अगर मेरे को इनहेल करना है, क्या करना है, इनहेल करना है, तो मैं वापस से वो डायग्राम बनाता हूं चैम्बर वाला। ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया अपने अपने साइड की दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे क्या है, लंग्स हैं। और जो डिप्रेशन मिलेगा वो राइट वाले में मिलता है कि लेफ्ट वाले में मिलता है,
लेफ्ट वाले में मिलता है। नीचे क्या मिलेगा बताओ, डायफ्राम। ऊपर क्लेविकल बोन पाई जाती है, ठीक है। इधर ये क्या बना दिया अपन ने, रिब्स बना दिए। इधर भी क्या होती है, रिब्स होती है, ठीक है। ये वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड में क्या मिलेगा, स्टर्नम मिलता है, और पीछे डोर्सल साइड में क्या मिलेगा, वर्टिबल कॉलम मिलता है। अब देखो अपन पहला स्टेप अगर पढ़ते हैं कौन सा होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के पहले तो ये देखना है कि जो भी एयर आती है अपनी बॉडी में, एयर अपनी प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब अपन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना, तो ऑक्सीजन अंदर कब आ सकती है, जब अंदर का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, प्रेशर अंदर का कम होगा। क्या हम अंदर का प्रेशर कैसे कम कर पाएंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। क्या हम लंग्स में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जिस कैविटी में या फिर जिस चैम्बर में लंग्स रखे हुए हैं उसमें अपन क्या करवाएंगे, चेंज करवाएंगे। अब देखो आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, इक्वेशन कौन सी होती है, PV इक्वल टू NRT। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मेरे को करना क्या है, इनहेल करना है, तो प्रेशर कम करना है कि ज्यादा करना है, प्रेशर मेरे को कम करना है। तो मैं वॉल्यूम को क्या कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ। और वॉल्यूम को ज्यादा करने के मेरे पास में क्या तरीका है, देखिए अभी सभी को क्या करना है, इनहेल करके देखना है एक बार, ठीक है। जो आपकी ये थोरेसिक कैविटी है इसमें देखना है कि मैंने आपको, देखो कौन कौन सी चीजों में आपको डिफरेंस देखेंगे। एक तो नीचे क्या है, डायफ्राम है, इधर साइड में क्या है, लंग्स सॉरी रिब्स है, इधर क्या है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, और पीछे क्या है, वर्टिबल कॉलम है। तो इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले है ना, इनहेल करके देखिए, देखो बार किया आपने इनहेल, तो देखो नॉर्मली जो अपना डायफ्राम होता है वो डोम शेप का होता है। कैसा होता है, डोम शेप का होता है। जब भी अपन इनहेल करते हैं तो अपन ने कॉन्ट्रैक्शन किया किसमें, डायफ्राम में। तो देखो जब भी, अभी देखो ये जो एरिया है यहाँ से आप तक का, ऐसे मान सकते हैं अभी तक कहाँ तक था, ये यहाँ तक था ना एरिया, जब तक अपन ने कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करवाया। अब जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्शन करवाया, मतलब मैंने इनहेल किया, तो ये जो डायफ्राम था जो पहले कैसा था, डोम शेप का था, अब कैसा हो चुका है, वो फ्लैट हो चुका है। कैसा हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। तो बताओ अब ये जो एरिया है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये इतना सा एरिया बढ़ गया ना। अब ये वाला एरिया बढ़ गया, मतलब थोरेसिक चैम्बर का या फिर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं बढ़ा। अरे पहले इतना था और भी इतना हो गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं बढ़ा। अच्छा, ये जो वॉल्यूम बढ़ा है वो कौन सी वाली डायरेक्शन में बढ़ा है, एंटीरियर पोस्टीरियर में या फिर डोर्सल वेंट्रल में। देखो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, डोर्सल और ये वेंट्रल। तो ये ऐसे बढ़ा है कि ऐसे बढ़ा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर में वॉल्यूम बढ़ गया है। पहला एक काम ये हो गया। अब अपन मूवमेंट देखते हैं रिब्स की और स्टर्नम की। तो देखो एक बार जोर से फोर्सफुली आप इनहेल करके देखो, तो होगा क्या कि जो आपकी रिब्स है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जो आपका स्टर्नम है वो आगे की तरफ आ जाता है। रिब्स ऊपर की तरफ आ गई है और जो स्टर्नम है वो आगे की तरफ आ गया। तो देखो मान के चलो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये कौन है, वर्टिबल कॉलम है, और ये कौन है, स्टर्नम है। तो ये नॉर्मली ऐसा था, जैसे मैंने इनहेल किया तो स्टर्नम आगे की तरफ आ गया ना। तो बताओ ये वाला एरिया भी बढ़ा है नहीं बढ़ा, एरिया बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ा है नहीं बढ़ा। कौन सी डायरेक्शन में बढ़ा है, डोर्सो वेंट्रल में। तो देखो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ा है वो कौन से वाली डायरेक्शन में बढ़ा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। और स्टर्नम में और रिब्स में मूवमेंट की वजह से या फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किस में बढ़ गया, डोर्सो वेंट्रल में। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है नहीं बढ़ा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा है नहीं बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो गया ना अंदर से, किसका, थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम है, और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम तो लंग्स का प्रेशर कम, लंग्स का प्रेशर कम तो जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बाहर ज्यादा है। तो बताओ वो दौड़ी दौड़ी अंदर आएगी या नहीं आएगी, अरे आ जाएगी कि नहीं आएगी, आया समझ में। अब अपन को क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। अब अपोजिट किया तो अपन ने पहले जब अपन को इनहेल करना था तो अपन ने क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्शन करवाया था। क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्शन करवाया था। अब अपन को एक्सपायर करना है तो बताओ क्या करवाना पड़ेगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन करेंगे ना तो रिलैक्सेशन तो अपने आप ही हो जाएगा ना। आप कॉन्ट्रैक्शन वाले को रिलीज कर दो, अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जो इनहेल होता है या फिर जो इंस्पिरेशन होता है वो एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जो एक्सपायरेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। जब अपन को इनहेल करना तो उसमें अपन को एनर्जी लगानी पड़ती है। वापस से करके देखिए, इनहेल
और फिर एक्सपायर करके देखो, एक्सपायर करने में आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस हो गया है, पैसिव प्रोसेस हो गया है। आया क्या बात समझ में? अरे बोलो ना भाई। देखो दो प्रोसेस होते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। कौन कौन से हैं दो? एक तो होता है इंस्पिरेशन, और दूसरा एक्सपायरेशन। अच्छा, रिप्स को क्या बोला जाता है? हाँ, रिप्स 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 को बोला जाता है कोस्टा। क्या बोला जाता है? कोस्टा। कभी आपने नाम सुना है इंटरकोस्टल मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स, देखो आपको पता है आपकी जो बॉडी है उसमें कितनी रिप्स पाई जाती है? 12 पेयर्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 पेयर। तो मान के चलो ये मैं यहाँ पे 2 रिप्स बना देता हूं ना, ये एक रिप्स हो गई है और ये दूसरी रिप्स है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली जो रिप्स है, मतलब कोई सी भी हो सकती है, ये जो पहली वाली जो रिप्स है, ये इसका ऊपर का पार्ट, इसको मैं डोर्सल बोलूं कि वेंट्रल बोलूं? ऊपर वाले पार्ट को डोर्सल की वेंट्रल? ऊपर वाला तो डोर्सल रहेगा, तो ये हो गया कौन सा? डोर्सल पार्ट। और ये वाला कौन सा है? वेंट्रल। ये इसका है। और इस वाले का ये ऊपर वाला कौन सा है? डोर्सल। और नीचे वाला कौन सा है? वेंट्रल। ठीक है, इनका नाम क्या होता है? रिप्स है। ये क्या है? रिप्स। अब बताओ ये जो रिब्स है इनके बीच में क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है। और रिब्स के अपना नाम क्या बोला है? कोस्टा। तो इन कोस्टा के बीच की जो मसल्स होती है, अब बीच के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पर इंटर के इंट्रा, इंटर, इन बिटवीन मतलब इंटर। तो इन रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाएंगी उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या यूज करेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो यहाँ पे जो मसल्स होती है वो भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। देखो, एक मसल तो ऊपर वाली रिब्स के डोर्सल वाले पार्ट से शुरू होकर के नीचे वाली रिब्स के वेंट्रल से अटैच होती है। ऊपर वाली के डोर्सल से स्टार्ट होकर के नीचे वाली के वेंट्रल पर खत्म होती है। इसको बोला जाता है क्या? EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और एक और मसल होती है जो ऊपर वाली के वेंट्रल से नीचे वाली के डोर्सल तक खत्म होती है। इसको बोला जाता है IICM। क्या बोलेंगे? IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये कैसी होती है? एक्सटर्नल। और वो कौन सी होती है? इंटरनल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। अरे बोल दो, अभी भी मौका है, बाद में नहीं सुनूंगा मैं। जो रिब्स होती है इनके बीच की जो मसल्स होती है उनको क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। अगर ऊपर वाली के डोर्सल से नीचे वाली के वेंट्रल तक अटैच हो रही है, दैट इज नोन एज EICM। क्या बोलेंगे? EICM। और अगर ऊपर वाली के वेंट्रल से नीचे वाली के डोर्सल को कनेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड IICM। क्या बोलेंगे? IICM। क्लियर है इतनी बात? तो देखो अपन ने क्या बोला था कि अपन जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, जब अपन इंस्पायर करेंगे तो क्या करवाना है अपन को? कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। कॉन्ट्रैक्शन किस किस में होना चाहिए? एक तो डायफ्राम में करवाया, जिसकी वजह से क्या हो गया? डायफ्राम अपना डोम शेप का था तो उससे कैसा हो गया है? फ्लैट शेप का हो गया है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? EICM में होता है। किस में होता है? EICM में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में होता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जो अपनी रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जो स्टर्नम है वो आगे की तरफ आ जाता है। अच्छा, आपको ये तो पता ना कि जो अपना रिब्स है वो पीछे की साइड से किससे जुड़ी हुई है? डोर्सल साइड से वर्टिबल कॉलम में, और वेंट्रल साइड से स्टर्नम में। तो अगर रिब्स में भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसमें स्टर्नम में भी होगा या नहीं होगा ना? तो ऐसा में हुआ क्या कि जब अपन ने EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो EICM की वजह से रिब्स ऊपर नीचे हुई, मतलब वो ऊपर की तरफ आ गई। और उसकी साथ में वो किससे अटैच थी? स्टर्नम से अटैच थी। तो स्टर्नम भी कहाँ पे आ गया? आउटवर्ड्स आ गया, मतलब आगे की तरफ आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कौन सी वाली डायरेक्शन में?
डायफ्राम की वजह से एंटीरियर टू पोस्टीरियर में, और रिब्स की वजह से डोर्सल और वेंट्रल में। तो ओवरऑल क्या बन गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर कम हो गया और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? तो ये मसल बता दिए। डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का होता ही है। तो देखो इंस्पायरेशन में अपन को क्या करना है, एयर को इनहेल करना है ना। अब एयर जो है वो इनहेल कब किया जा सकता है या फिर वो अंदर कब आ सकती है कि जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? हमारे बॉडी के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी किसका? लंग्स का प्रेशर। और लंग्स को क्या बोला जाता है? पल्मोन। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे मैंने इंट्रा यूज किया है, क्यों? क्योंकि हम लंग्स के अंदर की बात कर रहे हैं, लंग्स के बीच की बात नहीं कर रहे हैं। अरे बीच की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटर। जैसे कि दोनों रिब्स के बीच की, तो अपन ने क्या लिखा था? इंटर लिखा था। लेकिन वो क्या है? लंग्स के अंदर की बात है, तो अंदर की बात के लिए क्या लिखेंगे? इंट्रा। अरे दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अब अपना जो टारगेट है वो क्या है कि हम कैसे भी करके अंदर का जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो हमें कम करना है। और हमें पता है कि हमारे पास में दो ही स्ट्रक्चर है जो ये करवा सकती है। कौन कौन सी? डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, देखो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। पहली बात तो क्या करवाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। किस में? पहले अपन ने करवा लिया है डायफ्राम में। जब अपन ने डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन करवाया तो डायफ्राम किस पहले कैसा था? डोम शेप का था। अब कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो इसके डोम शेप से फ्लैट होने की वजह से जो वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है, कौन से एक्सिस में इंक्रीज हुआ है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर अपन ने कॉन्ट्रैक्शन किस में करवाया? इंटरकोस्टल मसल्स में। और वो भी कौन सी वाली? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। इसकी वजह से जो रिब्स हैं वो आ गई अपवर्ड्स मूवमेंट, ऊपर की तरफ आ गई थी ना। और जो स्टर्नम था वो आगे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ आ गया था, आउटवर्ड्स। और इन दोनों की वजह से जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कौन सी डायरेक्शन में हुआ है? डोर्सोवेंट्रल के एंटीरियर पोस्टीरियर? डोर्सोवेंट्रल में। ये ओवरऑल इन्होंने क्या किया? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है। चैम्बर भी बोल सकते हैं। वो इंक्रीज हो गया है। अब बताओ थोरेसिक कैविटी का या फिर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है, तो अब इसका जो प्रेशर है वो कम होगा कि नहीं होगा? तो अपन बोल देते हैं प्रेशर कैसा हो गया है? डिक्रीज। किसका? इस चैम्बर का। और इस चैम्बर का जो प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो अल्टीमेटली वो किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा? लंग्स में ना। अपन क्या बोलेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी डिक्रीज हो चुका है। अब जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी डिक्रीज हो गया है तो जो एयर है वो कहां से कहां पे आएगी? आउट से इन या फिर इन से आउट? आउट से इन। और यही तो प्रोसेस क्या होता है? इनहेल करने का होता है। अरे यही होता है ना। तो देखो जब अपन को इनहेल करना होता है तो अपन ने क्या करवाया? कॉन्ट्रैक्शन करवाया। क्या करवाया? कॉन्ट्रैक्शन करवाया। एक बार इनहेल करिए सभी लोग। इनहेल करेंगे तो देखो ये जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम जब फ्लैट हो गया है तो हमारा ये वाला जो एरिया है वो बढ़ गया है, इसमें वॉल्यूम बढ़ गया है, बढ़ गया है। स्टर्नम जब ऊपर की साइड में आते हैं और जो स्टर्नम आउटसाइड में आता है
और रिब्स ऊपर की साइड में आती हैं, तो ये हमारा डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में भी क्या बढ़ा देती है, वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ चुका है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हुआ तो जो प्रेशर थोरेसिक चैम्बर में जो चेंजेस हुआ है वही कहाँ पे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट लंग्स में भी आ जाता है। तो इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और हमें यही तो करना था, अरे अपन को यही तो करना था। देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या करना है, अपन को कम करना है, किससे, एटमॉस्फेयर से। तो वो हो गया क्या, तो एयर इनहेल हो पाएगी क्या। अच्छा, जब एयर को इनहेल किया जाता है तो इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें लगता है टाइमिंग 2 सेकेंड। कितने टाइम में लगती है, 2 सेकेंड। अच्छा, ये एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस है, देखो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं ना अपन, तो इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस। अब देखो मैंने ये बता दिया, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, अरे बोलो ना, क्लियर है सबको। अब ये अपन को क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट करना है ना। तो देखो एक्सपायरेशन करने के लिए या फिर एक्सेल करने के लिए क्या होना चाहिए, एयर को अपन इनहेल करेंगे कि एक्सेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। टाइमिंग 3 सेकंड का होता है उसमें, आप खुद भी नॉर्मली भी चेक कर सकते हो। जब अपन इनहेल करते हैं और जो एक्सपायर करते हैं वो पैसिव प्रोसेस होता है और वो 3 सेकंड तक चलता है, ठीक है। तो ये 2 सेकंड का होता है और वो 3 सेकंड का होता है। इसमें एटमॉस्फेरिक ज्यादा था, उसमें क्या होना चाहिए, अरे एक्सपायर में अपन क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं ना, तो CO2 है या फिर गैस ही तो है, और गैस की क्या टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर CO2 अंदर ज्यादा होगी ना और बाहर कम होगी, तो अपन को अंदर का प्रेशर क्या करना है, ज्यादा करना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। और वो कैसे कर पाएंगे अपन, प्रेशर को ज्यादा करना मतलब वॉल्यूम कम करना। वॉल्यूम कम कैसे करेंगे, जब अपन ने कॉन्ट्रैक्शन किया था तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था ना। तो आपने जो कॉन्ट्रैक्शन किया उसको क्या कर दो, रिलीज कर दो या फिर रिलैक्स कर दो। अब जब ये रिलैक्सेशन हो जाएगा तो बताओ जो डायफ्राम था वो अभी कॉन्ट्रैक्शन में कैसा था, फ्लैट था, वापस से कैसा हो जाएगा, डोम शेप का, तो वापस से ऊपर आ जाएगा। तो बताओ जो अपन ने एरिया थोड़ा सा बढ़ाया था वो वापस से कम हुआ है, नहीं हुआ, एरिया कम हो जाएगा तो वॉल्यूम कम। कौन सी वाली डायरेक्शन में, एंटीरियर टू पोस्टीरियर में। फिर अपन ने ये रिब्स ऊपर की तरफ आई थी, स्टर्नम आगे की तरफ आया था, इसको वापस से रिब्स नीचे की तरफ चल जाएगी और स्टर्नम वापस से अंदर की तरफ चल जाएगा। तो बताओ वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा, अरे वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा। कौन से वाले डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल में। और वॉल्यूम जब कम हो गया है तो प्रेशर किसका, लंग्स का, लंग्स का प्रेशर ज्यादा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर के कंपैरिजन में होगा ना। अरे अपन एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो अपन क्या है अपने पास में ऑप्शन, क्या अपनी बॉडी के अंदर है, मतलब लंग्स का प्रेशर चेंज करेंगे ना। तो अंदर का प्रेशर अपन ने क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो बताओ अंदर क्या है, CO2 है, तो CO2 बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट आती है प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो एयर है वो आउटसाइड से आएगी या फिर इनसाइड से आएगी, इनसाइड टू आउटसाइड। कौन सी वाली, CO2 रिच वाली। और जब अपन इनहेल कर रहे थे तो ऑक्सीजन रिच वाली कर रहे थे। क्लियर हुआ क्या ये बात, कोई दिक्कत, करिए इसको नोट। पहले तो ये बना हुआ ना लंग्स की 2 कवरिंग, कर लिया नोट।
हो गया, करो। ऐसे तो इसमें नहीं कुछ, ये कर लो ना, इंटरकोस्टल मसल। हो गया, लिखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब एक लाइन और पहले लिख लेना ना, आउट एंड इन, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या करती है एयर, या तो बाहर आएगी या फिर अंदर जाएगी। अभी ये बस इंस्पायर वाला ही आपको नोट करना है ना, इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है। GRADIENT, ग्रेडियंट। कर लिया,
तो देखो जब अपन को इनहेल करना था तो अपन ने क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्शन करवाया था। अब अपन को एक्सेल करना तो अपन क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे। हो गया भाई। देखो एक्सपायर जब किया जाता है तो एयर को क्या किया जाएगा, एक्सेल किया जाएगा। इसमें जो टाइमिंग लगता है वो कितना लगता है, 3 सेकंड का। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ज्यादा किसका होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इसमें हमें क्या करवाना पड़ेगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किस में करवाएंगे, वही सेम डायफ्राम और ईआईसीएम में। अच्छा ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्टिव के पैसिव, पैसिव प्रोसेस होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, जब पैसिव प्रोसेस हो तो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो जब रिलैक्सेशन करवाया जाएगा इसमें तो जो डायफ्राम है वो पहले कैसा था, फ्लैट था ना, अब कैसा हो जाएगा, वापस से डोम शेप का हो जाता है। तो जो वॉल्यूम था वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसमें, रिलैक्सेशन की वजह से डायफ्राम में। दूसरा अपन किसमें करवाएंगे, ईआईसीएम में। तो जब ईआईसीएम में होगा तो बताइए जो रिब्स है वो पहले कहां पे आ गई थी, तो अब कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। और जो स्टर्नम था वो पहले कैसा हो गया था, आउटवर्ड्स आया था ना, तो आउट की जगह पर कैसा हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो इनवर्ड्स हो जाता है। इसकी वजह से वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कौन सी वाली डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में, यही होगा। तो अगर अपन ओवरऑल देखेंगे तो वॉल्यूम बताओ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो प्रेशर, और ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो बताइए अब जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, ज्यादा हो गया है। तो जो एयर है या फिर CO2 रिच जो एयर है वो कहां से, इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगी या नहीं करेगी। इस तरह से पूरा प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्सेल कर दिया जाता है। समझ गए, करो इसको भी नोट।
हो गया। तो अब देखो अपने पास में 4 तरह के रेस्पिरेशन ब्रीदिंग हो सकती है। एक तो क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। एक क्या हो सकता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तीसरा क्या है, फोर्सफुल। इंस्पायरेशन। और एक कौन सा होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब बताओ कौन से वाले प्रोसेस में किस चीज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस चीज में रिलैक्सेशन होगा। अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन में, तो इसमें अपन को क्या करवाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन को भी करवाना, जो अपन ने किस किस में करवाना पड़ेगा, एक तो डायफ्राम में और EICM में। अगर मेरे को नॉर्मल एक्सपायरेशन करवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा, रिलैक्सेशन इन डायफ्राम एंड EICM। अगर मेरे को फोर्सफुल इंस्पायरेशन करवाना है तो अभी आप सभी क्या कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हो। अब एक बार फोर्सफुल करके देखिए क्या होगा। जोर लगा करके अंदर खींचने की ट्राई कीजिए एयर को, क्या डिफरेंस होगा उसमें। किया सबने ट्राई, क्या चेंज आया, क्या कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ा है तुम्हें कि रिलैक्स करवाना पड़ा। भाई जब बोल रहे हैं अपन फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ही होगा ना। अब वो ये जो फोर्स लग रहा है और प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इंस्पिरेशन। तो ये जो फोर्स अपने लगाया या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन करवाया वो किस में करवाया है, जिसमें अपन नॉर्मल बारे में करवा रहे थे उसमें और ज्यादा करवाना पड़ेगा ना। अरे नॉर्मल इंस्पायर कर रहे हैं जिसमें कि क्या करवा रहे थे अपन, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम और EICM। अब इसको ही अपन को क्या करना है, फोर्सफुल करना है, तो इसमें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे अपन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या हो जाएगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड EICM। अब देखो जो आप नॉर्मल एक्सपायर कर रहे थे उसमें तो क्या करवा दिया, एक्सपायर। अब जोर लगा करके एक्सपायर करके देखो एक बार, उसमें क्या और ज्यादा रिलैक्सेशन करवाना पड़ रहा है क्या, देखो ज्यादा रिलैक्स करना पड़ रहा है आपको। कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो ना भाई, जब नाम आ रहा है फोर्सफुल तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे। नॉर्मल वाला तो पैसे वो हो चुका है। जब आप एक्सपायर कर रहे हो आप जोर लगा करके करोगे तो नाम ही क्या आ रहा है, उसमें जोर आ रहा है ना। तो फोर्सफुल होगा कि नॉर्मली हो जाएगा, फोर्सफुल होगा। अब फोर्सफुल में आप कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे कि रिलैक्स करवाओगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे ना। लेकिन अब इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम और EICM में करवा दे क्या भाई, इसमें कॉन्ट्रैक्शन से तो क्या हो रहा था, इंस्पिरेशन हो रहा था। तो ये किस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर ये किस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, IICM में। किस में होगा, IICM में, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में। अभी तक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो किस में हो रहा था, EICM में। किस में हो रहा था, EICM में। किस में हो रहा था, EICM में। लेकिन अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन से वाले प्रोसेस में, फोर्सफुल या फिर फोर्सिबल एक्सपायरेशन में, किस में करवाना है, IICM एंड एब्डोमिनल मसल्स में। जो आपकी एब्डोमेन की जो मसल्स होती है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। अभी भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो आपको कुछ भी नहीं करना था, जो आपने कॉन्ट्रैक्शन करवाया उसको रिलीज कर दो तो मतलब क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाता है। लेकिन जब आपने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन अपन ने और ज्यादा करवा दिया। भाई जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम।
बढ़ता जाएगा ना। और जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम, तो ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर आ जाएगी। लेकिन अब आपको क्या करना है, फोर्सफुल एक्सपायर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा आईआईसीएम में और एब्डोमिनल मसल्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर आपका लंग्स का ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का कम हो जाएगा, तो जो CO2 रिच जो एयर है वो और ज्यादा अंदर से बाहर चली जाती है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या करवाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन, और वो भी किस किस में, आईआईसीएम में और एब्डोमिनल मसल्स में। इसलिए एक लाइन भी बोली जाती है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके पास में एक एबिलिटी पाई जाती है कि ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन की स्ट्रेंथ को या फिर एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देना, किसकी वजह से, एब्डोमिनल मसल्स की वजह से। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेंथ या फिर एफिशिएंट रेट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल मसल्स इन एब्डोमिनल मसल्स। वो किसकी वजह से हो पा रहा है, एब्डोमेन में जो मसल्स होती है उनकी वजह से हो पाता है। अब देखो नॉर्मली जो ज्यादातर जो प्रोसेस में काम में आ रहा है वो कौन सी चीज आ रही है भाई, जब अपन ने बोला था कि कॉन्ट्रैक्शन करवाना, तो सबसे पहले किसमें कॉन्ट्रैक्शन अपन विजुअलाइज हो रहा था, डायफ्राम में। किसमें हो रहा था, डायफ्राम में। इसलिए जो मेन रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, डायफ्राम ही होता है। क्या होता है, डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, वेंटिलेशन में। किसमें, वेंटिलेशन में। अच्छा एक बात बताइए, जो अपना नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो एब्डोमेन से होता है कि थोरेसिक से होता है, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। कौन सा वाला होता है, एब्डोमिनल। मतलब किसकी वजह से होता है, वो डायफ्राम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से होता है। क्योंकि थोरेसिक वाले में तो किसका रोल आ जाता है, रिब्स और स्टर्नम का आ जाता है। और जो एब्डोमिनल वाला होता है वो किसकी वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से होता है। और जो डायफ्राम की वजह से होता है उसी को क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन बोला जाता है या फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, एक बार ये पॉइंट नोट करिए आप। ये भाई बात तो समझ में आए ना सबको। लिख लिया, वो एक लाइन लिखो, ह्यूमंस हैव, लिखवा देता हूँ, humans have the ability to increase strength of breathing by additional muscle in abdomen.
तो जो एब्डोमेन की जो मसल्स होती है उनकी वजह से क्या है, स्ट्रेंथ को अपन इंक्रीज कर सकते हैं। वो भी लिख लो, नॉर्मल ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और ये जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है किसकी वजह से होती है, मेनली डायफ्राम की वजह से। ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे फिर।